नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल का अंतिम भाग। पाषाण काल देख लिया था हमने, उसके बाद में ताम्र पाषाण काल देख लिया था और आज हम बात करेंगे महापाषाण काल की। और महापाषाण काल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, नया भी है बहुत कुछ। ठीक है, महापाषाण काल। और महापाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं मेगालिथिक एज। ठीक है, महापाषाण काल। इसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम परिचय करेंगे और परिचय में हम अर्थ देखेंगे इसका कि महापाषाण कहते किसे हैं। उसके बाद में इसका कालक्रम देखेंगे कि इसका काल क्या रहा है। फिर हम इसकी विशेषताएं देखेंगे और विशेषताओं के बाद में फिर हम इसका प्रसार क्षेत्र देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र का प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ था, किन किन क्षेत्रों में इसका है वो प्रसार हुआ था। ये पॉइंट हमें वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो मूल रूप से हम इन 3 आयामों पर बात करेंगे महापाषाण काल की। तो कहीं से भी प्रश्न बनता है और आजकल पाषाण काल पूर्व ऐतिहासिक काल पूरे में सबसे ज़्यादा सवाल की गुंजाइश रहती है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से, नवपाषाण से, और उसके बाद गुंजाइश रहती है महापाषाण से। आजकल पुरापाषाण और मध्य पाषाण से सवाल पता नहीं आने कम हो गए। इन 3 जगहों से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। देखो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको छोड़ दो पूर्ण रूप से और सिर्फ मैंने कहा 3 पढ़ने तो 3 ही पढ़ो, ऐसा मत करना। पढ़ना सारा ही है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करते वक्त इसका चीज़ें ध्यान देना आप। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके परिचय की कि महापाषाण का अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ। तो अर्थ से मैं अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो विद्यार्थियों, भारत भर में सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में देखो, जो शव होते थे व्यक्ति के मरने के बाद, जो उसकी डेड बॉडी होती थी, उसको ये लोग क्या करते थे, कब्र में गाड़ देते थे या कब्र में डाल देते थे। और कब्र में डालने के बाद में फिर उस कब्र को बड़े पत्थरों से, एक प्रकार से उस बड़े पत्थरों से उसको घेर लेते थे। ठीक है, और बड़े पत्थरों से जो कब्र को घेर लेते थे इस टाइप से, इसे हम महापाषाण बोलते हैं। तो यहाँ पर महापाषाण से सीधा तात्पर्य होता है कि कब्रों को ये पत्थरों के एक भवन से जोड़ लेते थे। ठीक है, और ये पत्थर भी बड़े, कई ऐसे पत्थर भी थे जो तराश कर बनाए जाते थे, काफ़ी ठीक ठाक पत्थरों का यूज़ किया जाता था। तो पहला सवाल यहाँ से ये बनता है कि मेगालिथिक एज में महापाषाण का तात्पर्य क्या है। तो महापाषाण का तात्पर्य उन कब्रों से जो बड़े पत्थरों से ढकी जाती थी, उसे अपन महापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी परिभाषा भी लिख लो कि इसकी हम परिभाषा क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि यह जो शब्द है ये है मेगास व लिथिक या लिथोस। मेगास का मतलब होता है आपकी विशाल और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, मेगास और लिथोस शब्द से बना है, शब्द से बना है। ठीक है, इसका तात्पर्य उन कब्रों से है जो विशाल पत्थरों स्टोन विशाल पत्थरों से घिरी हुई थी। ठीक है, तो इसकी सामान्य परिभाषा आपको यही लिखनी है कि जो मेगालिथिक है या महापाषाण है, तो महा और पाषाण मतलब बड़े पत्थर। तो यहाँ पे महापाषाण का सीधा संबंध उन समाधियों से है, उन कब्रों से है जो बड़े पत्थरों से घिरी हुई थी। और ये पत्थर अधिकांश महापाषाण पत्थर महापाषाण तराश से गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये परिभाषा होगी। कई बार
मैक्सिमम टाइम यही प्रश्न आता है कि महापाषाण से तात्पर्य क्या है, तो आप सीधा कह दोगे कि महापाषाण का तात्पर्य सीधा उन शवों से, उन कब्रों से है जो आपके बड़े पत्थरों से घिरी जाती थी। उसे महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में विशेषकर बहुत सारी ऐसे कब्र मिले हैं जो इन पत्थरों से घिरे हुए थे, और जहाँ जहाँ ये पत्थर मिले हैं, जहाँ जहाँ ऐसी कब्रें मिली हैं जो पाषाणों से घिरी हुई है, उन सभी को हम महापाषाणिक संस्कृतियाँ कहते हैं। ठीक है, ऐसे सभी स्थानों को, ऐसे सभी स्थानों को महापाषाणिक संस्कृतियाँ, पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी, इसका अर्थ हो गया मेगास और लिथोस। अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसका काल क्या रहा होगा। जैसे हमने देखा कि नवपाषाण काल के बाद में हड़प्पा काल भी शुरू हो गया था, और इसके पैरेलल ताम्रपाषाण काल भी शुरू हो गया था। कुछ ताम्रपाषाणिक बस्तियाँ पहले थी, बाद में थी, वो काल हमने देख लिए थे। अब बात ही आती है कि फिर महापाषाण काल किस समय था। ठीक है, तो महापाषाण काल को हम देखते हैं कि इसका काल क्या रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा इसके कालक्रम के बारे में। तो इसका कुछ यूँ मामला है कि इसका कोई निश्चित काल नहीं है। भारत के विभिन्न भागों में इसके भिन्न भिन्न काल देखने को मिलते हैं। कुछ स्थानों पे, जैसे उत्तरी भारत जो है, कश्मीर और उस इलाके में, तो कश्मीर में जो बुर्ज़होम, गुफ कराल, ठीक है, ये जो क्षेत्र मिले हैं, यहाँ से जो महापाषाण मिले हैं वो जस्ट नवपाषाण काल के एक प्रकार से बाद के हैं। और फिर जब अपन विंध्याचल के आसपास आते हैं, मध्य प्रदेश के आसपास, तो यहाँ जो पाषाण मिले हैं यह ताम्रपाषाण काल के जस्ट बाद के हैं। और जो दक्षिण भारत में महापाषाण मिले हैं ये लोह युग के साथ में चले हैं, मतलब लोहे का जब प्रयोग होना शुरू हुआ, मतलब बहुत बाद के, वैदिक काल के आसपास के हैं। तो हम सबसे पहला इसका निष्कर्ष निकालेंगे, महापाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम भिन्न भिन्न है। ठीक है, कालक्रम भिन्न भिन्न रहा है, इसका निश्चित कालक्रम नहीं रहा। जैसे अगर अपन उत्तरी भारत में बात करें या जम्मू कश्मीर हिमालयन क्षेत्र की बात करें, तो हिमालय या आपके इसको यूं कह दो, कश्मीर के अंदर जो महापाषाणिक संस्कृतियाँ मिली उसकी काल अवधि क्या है, तो उसके बारे में ये हम मानते हैं कि नवपाषाण काल के जस्ट बाद, नवपाषाण काल के ठीक बाद महापाषाण शुरू हो गया, महापाषाण आरंभ हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि नवपाषाण के बाद से ही महापाषाणिक संस्कृतियाँ शुरू हो गई थी, और सबसे पहले ये कश्मीर और उन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। अब अगर अपन मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत या इसको आप विंध्यन क्षेत्र कह दो, ठीक है, विंध्यन क्षेत्र कह दो, विंध्यन क्षेत्र, अब या मालवा प्रदेश भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो संस्कृतियाँ हमें मिली महापाषाणिक, यह ताम्रपाषाण काल के ठीक बाद मिली है। मतलब ये हुआ कि ये थोड़ी सी नई है, जो जम्मू कश्मीर में जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थोड़ी नई है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बाद, ठीक है, इसका आरंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन दक्षिणी भारत में बात करें, दक्षिण भारत,
अब दक्षिण भारत में जो महापाषाणिक संस्कृतियाँ मिली हैं उनकी अगर अपन काल अवधि की बात करें तो ये लोह काल के जस्ट बाद स्टार्ट हुई है, मतलब लोह काल के साथ में चली है, मतलब वैदिक काल के साथ। तो बहुत ही नई पाषाणिक संस्कृतियाँ ये महापाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। तो हम क्या कहेंगे, लोह युग के साथ चली है। ठीक है, लोहे के युग का मतलब था कि लोहा करीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास खोजा गया था। अपन कहते हैं वैदिक काल खत्म हुआ था, पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ था, और उस समय लोहे का प्रयोग भारत में शुरू हुआ था। तो उसके साथ ही दक्षिण भारत में ये महापाषाणिक संस्कृति हमारे को देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे लोहा जो है, आप उसको अगर एक सामान्य भाषा में समझोगे तो देखिए सबसे पहले पाषाण काल था, ठीक है, और पाषाण काल के ठीक बाद फिर आपके तांबे का उपयोग करना मनुष्य ने शुरू किया। तांबे के बाद कांस्य का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ, और उसके बाद लोहे का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि दक्षिणी भारत की अगर अपन बात करें तो नवपाषाण कालीन स्थल थे, वहाँ पे कुछ तांबे के उपकरण जरूर मिले, लेकिन ताम्र और कांस्य दोनों की संस्कृति हमें दक्षिण भारत से नहीं मिलती। ताम्र जरूर मिलते हैं वहाँ पे, तांबे के उपकरण जो है पिकली हल से लेके, हल्लूर से लेके, है ना, टेकलकोटा से लेके, वहाँ पे जितने भी ब्रह्मगिरी है, मास्की है, और इसके अलावा वहाँ पे बुद्धिगल है, वोटगल है, इन सारे स्थानों से हमें वहाँ पे उतनूर वगैरह सारे स्थानों से ताम्र के उपकरण मिले हैं। लेकिन ताम्र और कांस्य दोनों के साथ में जो ताम्र कांस्य संस्कृति है उसके उपकरण वहाँ से नहीं मिले हैं। तो हम यहाँ पे सीधा ये बोलते हैं कि पाषाण काल के ठीक बाद यहाँ पे लोह काल एक प्रकार से शुरू हो गया था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे तांबे की और टिन की कमी रही हो, इस वजह से ताम्र कांस्य संस्कृति नहीं आई हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गौर करने योग्य है कि दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले। तांबे के प्रमाण जरूर मिले, ताम्र पाषाण संस्कृति के जरूर मिले, लेकिन ताम्र और कांस्य दोनों के एक साथ प्रमाण नहीं मिले। दाइमाबाद से नीचे फिर जाते हैं तो नहीं मिले। उसके स्थान पर ये महापाषाण के प्रमाण आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मेरा साफ मतलब है कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, पहले पाषाण काल आया, फिर कुछ स्थानों से तांबे के उपकरण जरूर मिले, लेकिन वो ताम्र कांस्य संस्कृति है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ऐसी संस्कृति देखने को नहीं मिलती वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के सिमिलर दक्षिण में बिल्कुल नहीं है। और फिर सीधा लोह युग के प्रमाण मिलते हैं, और लोहे के प्रमाण इस महापाषाणिक संस्कृति में बड़े पैमाने पे मिलेंगे, आगे अपन विशेषताओं में देखेंगे। तो इस हिसाब से ये यूँ कहिए कि भिन्न भिन्न कालों में हमें देखने को मिलता है। इसके काल फिक्स नहीं रहे, इसके काल जो है वो आपके अलग अलग रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना। कालक्रम आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले कश्मीर के क्षेत्रों में महापाषाणिक पुराने प्रमाण वहाँ मिले हैं, उसके बाद में मध्य भारत में, उसके बाद में दक्षिण भारत में मिले हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई, इसमें कालक्रम हो गया, अर्थ हो गया। अब मैं बात करूँगा इसकी विशेषताओं के ऊपर कि इस संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या रही। ठीक है, विशेषताएं। देखिए, अगर अपन विशेषताओं की विद्यार्थियों बात करें तो इस संस्कृति के अंदर हमें लोहे का प्रचुर मात्रा में उपयोग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे लोहे का, अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। पहली बार लोहे का उपयोग हमें यहाँ प्राप्त होगा, और यहाँ फिर उत्तर वैदिक काल में डायरेक्ट प्राप्त होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो कालक्रम के आधार पर देखिए, नवपाषाणिक काल से लेकर और आपकी प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आप इसको कह सकते हो। नवपाषाण से लेकर, मतलब नवपाषाण के बाद से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक आपके इस पूरी
महापाषाणिक संस्कृति का प्रसार था। आप उसको आराम से देख लो और उसको अच्छे से लिख भी लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करने की है। अब आते हैं अपन विशेषताओं के। पहली विशेषता, और पहली विशेषता जैसा कि हमने कहा कि लोहे का प्रचुर मात्रा में या बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। ठीक है, उपयोग, ये इसकी खास विशेषता है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पाषाण काल पढ़ा किसी में भी लोहे का उपयोग नहीं था। तांबे का जरूर था, कांसे तक थोड़ा बहुत था, लेकिन लोहे का उपयोग अभी तक नहीं आया। पहली बार यहाँ पे लोहे का उपयोग हमें मिलेगा। कांसे का उपयोग दायमा बाद में था, बाकी कांसे का उपयोग भी कम ही हुआ, लेकिन लोहे का उपयोग बड़ी मात्रा में मिलेगा। और कुछ प्रमाण में यहाँ पे लिखूंगा, जैसे नायकुंड। ठीक है, नायकुंड है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला है ना, यहाँ से एक लोहे की बूटी से सजा हुआ बैल, बूटी से सजा हुआ बैल, साथ में लोहे के कई उपकरण, जिसमें शुद्ध लोहा उपयोग में लाया गया है। लोहा उपयोग में लाया गया। ठीक है, और साथ में लोहे की भट्टियां भी प्राप्त हुई है लोहा पिघलाने के लिए। लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई है। तो मतलब लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग जो है वो हमें इन सारे क्षेत्रों में मिलता है। इसके साथ साथ में कई सारे युद्ध के उपकरण, जैसे त्रिशूल है, तलवार है ना, इसके अलावा भाला है, बाण। ठीक है, ये सब यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। नायकुंड के साथ साथ में यहाँ पे एक स्थान और है, महूर झारी। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ एक इस्पात की कुल्हाड़ी मिली है, स्टील की। स्टील का मतलब ये हुआ कि उसमें लोहे में कुछ कार्बन की मात्रा भी हमें प्राप्त हुई है। तो इस्पात की कुल्हाड़ी। ठीक है, साथ में एक पूरा घोड़े का कंकाल तंत्र, घोड़े का कंकाल तंत्र पूरा मिला है। इसके साथ साथ में इस घोड़े के कई घाव भी लगे हुए हैं, तंत्र। इस घोड़े के घाव लगे हुए हैं, कई शव ऐसे मिले हैं, जिन पर भी घाव है, युद्ध के प्रमाण है। तो ये सारे लोहे की चीज़ें हमें महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पे प्राप्त हुई। आराम से इसको आप देख लो। ठीक है, आपने अभी पढ़ा हो तो अभी कुछ जुलाई के अंदर केरल के अंदर एक लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, अभी जस्ट जुलाई के अंदर। बिल्कुल छेनी और कुल्हाड़ी दोनों प्राप्त हुई थी इस महापाषाणिक काल की। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भी लोहा हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है, और ये एक पहली बार ऐसा का काल था जहाँ पर हमें इस प्रकार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस महापाषाण काल की पहली विशेषता आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर लोहे का बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता था। अभी तक की जितनी संस्कृतियाँ हमने पढ़ी उसमें लोहे का प्रयोग कहीं पर भी नहीं आया। ठीक है, तो ये पहली विशेषता आप बढ़िया तरीके से लिख लो। अब आता हूँ मैं दूसरी विशेषता के ऊपर। अब देखिए, दूसरी विशेषता की अगर अपन बात करूं तो
इनकी जो घर है वो जनरली ये जो महापाषाणिक समाधियाँ ये थोड़ी ऊंचे क्षेत्रों पे बनाई गई है और आवासीय क्षेत्र नीचे अवस्थित है। ठीक है, जो सामान्य आवासीय क्षेत्र अलग हो जाते हैं और ऊंचाई पर एक प्रकार से ये बनाई गई है महापाषाणिक कब्रें, सारी की सारी ऊंचाई पे बनाई गई है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे महापाषाणिक कब्रें ऊंचाई पर तथा समतल क्षेत्रों में आवासीय घर बनाए जाते थे। आवासीय घर बनाए जाते थे। ठीक है, जिसके साथ कृषि, पशुपालन, आखेटन, मत्स्यन, देखो ये नया है, मत्स्यन इत्यादि किए जाते थे। इत्यादि किए जाते थे। इसके अलावा अगर और इसका पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमें काले व लाल प्रकार के मृदभांड मिले। काले व लाल प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक है, काले व लाल प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। यहाँ पे चीज़ों को याद रखना, क्योंकि पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम मृदभांड, तो यहाँ पे काले व लाल प्रकार के मृदभांड हमें ज़्यादा प्राप्त हुए। ठीक है, और कृषि में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जौ की फसल मिली है, गन्ना भी मिला है, चावल भी मिले हैं, रागी की फसल मिली है। तो ये फसलें वगैरह सब कॉमन ही है, याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके अलावा अगर अपन और विशेषता देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गुफा चित्रण भी हुआ है। चित्रण आवासीय क्षेत्रों के पास में हुए हैं, आवासीय क्षेत्रों के समीप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, गुफा चित्रण भी प्राप्त होता है, मृदभांड हो गए। और इसके साथ साथ में अगर अपन देखें तो एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने योग्य है कि जो भी महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, महापाषाणिक संस्कृतियाँ जो बसी है, मुख्य रूप से संस्कृतियाँ मुख्य रूप से व्यापारिक मार्गों के किनारे बसी है। व्यापारिक मार्गों के किनारे बसी है। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम ऐसी है जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग बने हुए थे जहाँ से व्यापार होता था। और जैसे अशोक मौर्य के काल की कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अशोक मौर्य के जहाँ जहाँ अभिलेख थे उन सारे स्थानों पे है वो इस प्रकार से हमें महापाषाणिक संस्कृतियों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे लकड़ी से बने हुए घर भी मिलते हैं हमें। ठीक है, लकड़ी से बने घर मिलते हैं, लकड़ी से बने घर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो लकड़ी से बने घर हो गए और इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी विशेषताएं हमने यहाँ पे देख ली। और अब आगे अच्छा एक चीज़ और छूट रही है यहाँ पे, विशेषताओं के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ छूट रही है। देखिए, ये विशेषताएं हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब देखेंगे समाधियों के प्रकार या कब्रों के प्रकार। कब्रों के प्रकार, फिर प्रसार देखेंगे हम। ठीक है,
कब्रों के प्रकार देख लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी बातें ये थोड़ी देख लेना आप आराम से देख लो उसको। फिर मैं कब्रों के कुछ प्रकार आपको दिखाता हूँ, शायद आपके अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कब्रों के प्रकार में आते हम। सबसे पहले हम आएंगे कि कब्रें कितने प्रकार की थी। कब्रों के प्रकार, ठीक है। तो देखो कब्रों के विद्यार्थियों 3 प्रकार मिलते हैं। कुछ ऐसी कब्रें हैं जो आपके कक्ष में अवस्थित है, मतलब कक्ष से ढकी हुई है। ये ऐसे कह सकते हो कि कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, ठीक है। कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, ठीक है। एक तो ये था कक्ष युक्त, जिसमें कक्ष था बना हुआ महापाषाण का और उससे ये बने हुए थे। दूसरे थे कक्ष विहीन, कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण, ठीक है। और तीसरा कब्र भी नहीं थी, केवल और केवल महापाषाण ही थे यहाँ पे। तो ऐसे महापाषाण जो कब्र से नहीं जुड़े थे, ऐसे महापाषाण जो कब्र से नहीं जुड़े थे, कब्र से नहीं जुड़े थे। तो कुल मिला के 3 टाइप हो जाती है कब्रों की। सबसे पहले हम देखते हैं कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। अब अपन आते हैं यहाँ पे कक्ष युक्त कब्र के महापाषाण। अब देखिए इसमें 3 टाइप आती है। सबसे पहली टाइप, अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आगे शुरू करूं उससे पहले आप ये समझना कि ये जो खड़े पत्थर दिख रहे हो आप, ये जो स्लैब दिख रही है आपको, इसे ऑर्थोस्टेटस बोलते हैं। आर्थोस्टेटस बोलते हैं, ठीक है। ये आर्थोस्टेटस है और इनके अंदर कई छेद भी होते हैं। इन छेद को पोर्ट होल बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो ये क्षैतिज रूप से बड़ा पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को कैपस्टोन कहा जाता है। ये पत्थर क्या कहलाता है? कैपस्टोन कहलाता है। कैपस्टोन कहलाता है, ठीक है। अब आप इसमें नोट कर पा रहे होंगे, ये कोई कब्र है अंदर रखी हुई और ये कब्र के ऊपर इस प्रकार से ये पाषाणिक रखे हुए। दरअसल ये कक्ष युक्त कब्र के महापाषाण है। अंदर कब्र है और बिल्कुल कक्ष बना हुआ है चारों तरफ से और उसके ऊपर ये चारों पाषाण रखे हुए। इसे हम कहते हैं डोलेमन। क्या कहते हैं? डोलेमन बोलते हैं। तो पहला नाम आएगा डोलेमन, ठीक है, डोलेमन। तो डोलेमन में आप क्या क्या याद रखोगे? इसमें आपको यही लिखना है कि 4, 5, 6 इस प्रकार से 2, 4, 6 ऑर्थोस्टेटस व उसके ऊपर उनके ऊपर कैपस्टोन था। उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो डोलेमन कहा जाता है इसको। तो ये एक प्रकार की एक कब्र है और इसके ऊपर ये सारे पत्थर रखे हुए। इसके कई सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, ब्रह्मगिरी और चिंकलपूत में प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं? देखिए, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के अंदर, और आप नीचे लिख लेना इसके प्रमाण जो है वो मिलते हैं ब्रह्मगिरी कर्नाटक और दूसरे मिलते हैं
चिंगलपुत तमिलनाडु। ठीक है, इन 2 स्थानों से इसके कई सारे डोलेमन के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा ही अगर स्ट्रक्चर धरातल के अंदर हो तो उसे सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर धरातल के अंदर हो तो उसे क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। ये रहा सिस्ट। तो दूसरा जो प्रकार आएगा उसे कहते हैं हम शिस्ट। ठीक है, धरातल के अंदर डोलेमन जैसी संरचना को क्या कहते हैं? शिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिस्ट और डोलेमन में क्या फ़र्क है, और ये थी दोनों की बातें एक प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी जो कब्र युक्त कक्षा है, ठीक है, कक्ष युक्त जो कब्र है, उनका तीसरा रूप आता है टॉपिकल, सी। ठीक है, टॉपिकल क्या याद रखना है? अब देखो, इसके अंदर कब्र है, इसके अंदर क्या है? कब्र है, और चारों तरफ 2-3 जो है ऑर्थोस्टेट है, और ऊपर कैपस्टोन रखा हुआ है अर्धअंडाकार आकृति का, या उसको उत्तल आकार भी कह सकते हो, इसको आप वृत्ताकार भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से जो स्थितियाँ होती है उसे टॉपिकल बोला जाता है। इसका सीधा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महापाषाणिक कब्र नहीं है? फिर ये ऑप्शन आते हैं, मैन हीर वगैरह। तो इन कब्रों के बस नाम ही याद रखोगे ना तो भी आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिकल में क्या ध्यान रखना है, मैं परिभाषा तो लिख ही लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए, जार में 100 रखा जाता था, कोई पात्र होता था उसमें 100, जिसको जमीन में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, गाड़ दिया जाता था। फिर ऊपर है वो, ऊपर ये ऑर्थोस्टेट, और उसके ऊपर कैपस्टोन रख लिया जाता था। कैपस्टोन जो कि किस आकार का होता था? वृत्ताकार। ये इस टाइप से ये टॉपिकल होती थी। टॉपिकल के बाद चौथी जो एक डी आएगा इसका, वो आएगा आपके डी, कुडई कालू। ठीक है, कुडई कालू, ये कुडई कालू है, आप इसमें भी देख रहे होंगे। इसमें भी क्या करते थे, ज़मीन के अंदर 100 गाड़ देते थे, और ऊपर है वो इस प्रकार से कैपस्टोन रखे जाते थे, उसे कुडई कालू कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर 100 गाड़ के ऊपर ही रखा जाता था। तो इस दोनों में बेसिकली फ़र्क ये होता था कि यहाँ पे जो है वो ऑर्थोस्टेट भी होते थे, और यहाँ पे ऑर्थोस्टेट का थोड़ा अभाव रहता था। इसके ऊपर है वो ये एक प्रकार से अर्धगोलाकार कैपस्टोन डाल देते थे। ठीक है, विशेषता याद हो तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम इतना याद रखना कि कुडई कालू है क्या, तो कुडई कालू एक महापाषाणिक समाधि का या कब्र का नाम है। ठीक है, तो ये कब्र युक्त जो कक्ष युक्त कब्र है, जुड़े महापाषाण है, इनके 4 नाम आ जाएंगे, चारों के नाम याद रख लेना, बस इतना काम कर लिया ना तो भी काफ़ी है। कौन कौन से? डोलेमन, सिस्ट, टॉपिकल, ठीक है, और कुडई कालू। ये चारों समाधियां थी कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। अब हम आते हैं कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण कौन कौन से हैं। ठीक है, कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नाम है? देखिए, सबसे पहला नाम केरन सर्किल
इसे हिंदी में कहते हैं संगोरा व्रत, या इसको केर्ण सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको साथ साथ में एक और भी रूप है, अपन ने फोटो लिया नहीं इसका, स्तूपाकार ढेर भी होता है एक। ठीक है, इसमें कक्ष नहीं होता है, कब्र होती है और बड़े पत्थर होते हैं, दोनों चीजें होती है। ठीक है, संगोरा व्रत क्या होता है हाँ, इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसमें क्या ध्यान रखना है कि गड्ढे के भीतर शव गाड़ देते थे। जैसे ये शव गाड़ दिया फिर क्या करते थे, ऊपर पत्थर से ढक देते थे। ठीक है, ऊपर पत्थर से ढक देते थे, ढक दिया जाता था। ठीक है, अगर गोलाकार पत्थर होते थे, गोलाकार पत्थर होने पर उसे पिट सर्किल कहा जाता था। ठीक है, पिट सर्किल कहा जाता था, अन्यथा बाकी सारे नाम आ जाते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कक्ष विहीन केर्ण या सर्किल कह दो, या फिर इसको स्तूपाकार ढेर, ये जो आप देख पा रहे हो इस टाइप से ये सर्किल बना के अंदर ये एक कब्र गाड़ दी जाती थी। तो कब्र गाड़ के उसके आसपास है वो अगर पत्थरों का ये ऐसे गोल घेरा बना देते थे, गोलाकार पत्थरों का घेरा, पत्थर घेरा। ठीक है, तो उसे अपन ये पिट सर्किल होता था, और इसके अंदर की जो समाधि थी उसको अपन इसको पिट सर्किल भी कहते हैं, संगोरा व्रत भी कहते हैं, और ये सारे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि शव को अंदर गाड़ के चारों तरफ पत्थरों को जमा दिया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं, ये सारे नाम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ये पिट सर्किल भी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मैनहरी आता है, ये रहा। अब आता है दूसरे नंबर पे, पहले इसको आप थोड़ा सा देख लो। तो कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण में जो सेकंड नंबर आएगा वो आएगा आपके मनहरी। इसे नेडुकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, गड्ढे में कब्र होती थी, गड्ढे में कब्र, और ऊपर क्या करते थे, ऐसे एकाश्म पत्थर खड़ा कर देते थे, जैसे अपन ऑर्थोस्टेट भी बोलते हैं, पत्थर खड़ा करते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मनहरी कब्र है, और ये ऐसी है जिसमें कक्ष नहीं है, बस यहाँ पे कब्र है और बड़े बड़े एकाश्म पत्थर जो है ऑर्थोस्टेट यहाँ पे खड़े कर दिए जाते थे। ये मनहरी टाइप की कब्र है। एक आता है आपके सार्कोफेगस। ठीक है, तीसरे नंबर पे सार्कोफेगस, इसे कहते हैं ताबूत। क्या कहते हैं, ताबूत कहते हैं। और इसकी खास विशेषता क्या होती थी कोई फोटो लिया नहीं हमने, इसमें भी कोई टेराकोटा में शव रखकर गाड़ देते थे, क्या करते थे, गाड़ देते थे, और फिर क्या करते थे, टेराकोटा में शव रखकर गाड़ दिया और उसके बाद में पत्थरों से ढक देते थे। बस पत्थरों की कोई डिजाइनिंग नहीं थी, पत्थरों से ढक देते थे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार आ जाते हैं किसके, कक्ष विहीन कब्रों के। तो इसका मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। कक्ष विहीन कब्रों के अगर अपन नाम लिखें यहाँ पे, तो एक तो ये आ जाता है आपकी कौन सा, संगोरा व्रत या पिट सर्किल, केर्ण व्रत वगैरह। दूसरा नाम आ जाता है इसमें आपके मैनहरी, या आप इसको
नेडुकल बोल दो, और तीसरा जो नाम आता है वो आता है सर्कोफेरस, सर्कोफेरस। ठीक है, तीसरा ये तीनों याद रख लेना। तो 4 और 3 7 नाम हो गए। ये ऐसे महापाषाण जो कब्रों से जुड़े हुए नहीं, तो जनरली ये गुफाओं में है, गुफाओं के पास है, इनके कोई भी ऐसे नाम है वो नहीं है। ठीक है, कोई नाम नहीं है। तो कब्रों के प्रकार में आप है वो बाकी सारी चीज़ें याद हो ना हो, लेकिन ये 4 और 3 7 नाम याद कर लेना, और तत्कथन भी याद कर लेना कि सारे महापाषाण कब्रों के पास ही है, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे महापाषाण भी है जो कब्रों से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे कथन आते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें होगी विद्यार्थियों कब्रों के प्रकार की। और अब लास्ट में हम सबसे बाद में आएंगे प्रसार के ऊपर, कि इस पूरे महापाषाणिक स्थलों का प्रसार कहाँ कहाँ पे और किन किन क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रसार क्षेत्र की। ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ विद्यार्थियों ये कि सर्वाधिक प्रसार अगर अपन देखें तो सर्वाधिक प्रसार इसका कहाँ पे हुआ है। अपन ऐसे करते हैं, इसको बांट देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दक्षिण भारत, आप इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए इन क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य हैं, उसमें आपके तमिलनाडु आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो महाराष्ट्र भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, महाराष्ट्र भी। तो दक्षिण के इन सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। इनके नाम गांव के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवपाषाणकालीन जो स्थल लिखे थे वो सारे सेम के सेम है। अलग इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई इसमें कुछ अलग आ गया, ऐसा अलग कुछ है नहीं इसमें। तो आपको ऐसे नाम रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि इसका प्रसार कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था। क्योंकि इनके जितने, जैसे कर्नाटक के अल्लूर, मास्की, टेकलकोटा और जो भी है वो सारे स्थान जो हमने पढ़े थे, वाडगल, बुद्धिहाल, वो सारे के सारे वापस इसमें आ जाते हैं। तो एक भी ऐसा स्थान अलग से नहीं है जो केवल महापाषाणिक हो। जो नवपाषाण में हमने स्थल लिखे थे वो सेम के सेम स्थल यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण भारत में हुआ था, भारत में हुआ। ठीक है, पहली चीज। तो बाकी यहाँ पर है वो, यहाँ पर लोहे के उपयोग के साथ महापाषाण काल आरंभ हो गया था, महापाषाण काल आरंभ हो गया था। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में इसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है। एक तो आपको बात ये याद रखना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, देख लो आप इसको आराम से। दक्षिणी भारत हो गया। अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मध्य भारत। मध्य भारत या इसको आप विंध्यन क्षेत्र भी कह सकते हो। देखिए हमने जो काल क्रम में क्षेत्र लिखे वही क्षेत्र आने वाले हैं, कुछ नया नहीं है इसमें यहाँ पे। ठीक है, सारी बातें ऑलमोस्ट हो गई है। तो विंध्यन क्षेत्र जो है, यहाँ से भी हमें कई सारे स्थान प्राप्त हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के स्थान आ जाएंगे पूरे। ठीक है, मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। और यहाँ पर ताम्रपाषाण के बाद में, पाषाण के बाद
बाद महापाषाण आया। ठीक है, महापाषाण काल आया। तो ये 2 पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने, मध्य भारत के अंदर विंध्यन क्षेत्र में भी हुए। तीसरा आप ध्यान रखोगे विंध्यन के उत्तर में, विंध्यन का उत्तर भाग। अच्छा, एक चीज और, विंध्यन क्षेत्र में जो अरावली एरिया आ जाता है उत्तर में, थोड़ा सा अरावली राजस्थान, अरावली से भी स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर अपन विंध्याचल के उत्तर की बात करें तो उत्तर का जो भाग है ये कहलाता है उत्तर प्रदेश का। मोस्टली भाग कौन सा है? यूपी का भाग आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कनिंघम ने खोज की थी। कनिंघम द्वारा मिर्जापुर इलाके में, मिर्जापुर क्षेत्र में महापाषाण काल के प्रमाण खोजे। ठीक है, किसने सबसे पहले किसने खोजे? कनिंघम ने। कहाँ पे बात चल रही है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। आप ऐसे कह सकते हो विंध्यन के उत्तर में। दूसरा, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जी आर शर्मा आए। जी आर शर्मा ने मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी से कई साक्ष्य महापाषाण युग के प्राप्त किए। महापाषाण युग के प्राप्त किए। ठीक है, तो यूपी में भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल दक्षिणी भारत में मिले हो, इसमें आपके उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं और आपके दक्षिण भारत में मिले हैं, मध्य भारत में भी मिले हैं। मतलब भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से मिले हैं। ठीक है, ये अलग बात है, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा मिले, कुछ क्षेत्रों में कम मिले हैं। ये यहाँ से मैं एक तीसरा पैराग्राफ अगली पीपीटी पे ला रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना, पहले उसको देख लो। और अब अपन थोड़ा और देखते हैं और कौन कौन से स्थान यहाँ से मिले हैं। देखो, ये तीसरा पॉइंट, मैं इसको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट में अलग पीपीटी पे ला रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट। और देखिए यहाँ से ककोरिया, जंग महल, ठीक है, ककोरिया, जंग महल, कोटिया, हथीनिया, ये सब यूपी में है ना, सभी यूपी में से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, से प्रमाण मिले हैं। और ये जितने भी प्रमाण मिले हैं, अगर कोटिया को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में मिलने वाले अधिकांश प्रमाण लोह युग से पहले के हैं। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं कि यूपी में मिले प्रमाण लोह युग से पूर्व के हैं, पूर्व के हैं। अपवाद है कोटिया। ठीक है, जहां पे लोह युग के साक्ष्य मिलते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भी एरिया मिले महापाषाण के, वो एरिया आपके यूं कहिए कि लोह पाषाण काल की संस्कृति से पहले चले आ रहे थे, मतलब ताम्र पाषाण के उस टाइम के होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपन ये तो हो गया बात, विंध्यन हो गई, विंध्यन के उत्तर की बात हो गई। ठीक है, दक्षिण भारत की बात हो गई। इसके अलावा अगर अपन थोड़ा और देखें तो उत्तरी भारत में भी साक्ष्य मिले हैं और इसमें जम्मू कश्मीर में मिले हैं। ठीक है,
जम्मू कश्मीर में जो आपके गुफ कराल, बुर्ज होम और आपके कियारी, इन तीनों क्षेत्रों से साक्ष्य मिले हैं। गुफ कराल, बुर्ज होम, ठीक है। कियारी लद्दाख में आया हुआ है, लद्दाख, यहाँ से है वो साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कश्मीर भी हो गया, सारी आ गया, उत्तराखंड से भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान से भी हो गए, राजस्थान उत्तरी राजस्थान में तो नहीं आएगा, राजस्थान आ जाएगा पश्चिमी में, ठीक है। राजस्थान में हमने अरावली देख लिया था। तो इस प्रकार आप यूँ कह सकते हो कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसके प्रमाण हमें मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये विस्तार की कुछ बातें थी और उपकरण भी हो गए और लगभग सारा मैटर हो गया। तो इतना था हमारा महापाषाण काल। और अब हम कल से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा अब आगे से। बस ये पाषाण काल जो था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं पे, ठीक है। यहाँ से 3-4 सवालों की उम्मीद रहती है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। 4-5 सवाल कोले लेक्चर में आते हैं, 6-7 सवाल इसमें नेट में आते हैं और लगभग हर परीक्षा में जहाँ जहाँ पाषाण काल है वहाँ से 4-5 सवाल बन जाते हैं। अच्छे से नोट्स वगैरह बना दोगे तो गलत होंगे नहीं, मुझे ऐसा अनुमान, ऐसा मैं एक प्रकार से विश्वास रखता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।